आज हम एक बहुत ही दिलचस्प इंजीनियरिंग चैलेंज को डिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। ई कॉमर्स की दुनिया में फ्लैश सेल, जब लाखों लोग एक लिमिटेड स्टॉक वाले प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वो भी एक ही सेकंड में टूट पड़ते हैं, तो सिस्टम को क्रैश होने से आखिर बचाया कैसे जाता? देखिए, ये सिर्फ ज्यादा सर्वर्स ऐड करने का गेम नहीं है। असल खेल है कॉन्करेंसी का। कॉन्करेंसी? हाँ, मतलब जब हजारों लोग एक ही टाइम पर एक ही चीज कर रहे हैं, तो उस केओस को उसे स्मार्ट तरीके से कैसे मैनेज किया जाए। हमारे पास सिस्टम डिजाइन ब्लॉग्स हैं, अलीबाबा जैसे दिग्गजों के आर्किटेक्चरल एनालिसिस हैं और कुछ इंजीनियरिंग रिसर्च पेपर्स भी हैं। तो आज हमारा मिशन सिर्फ समस्या को समझना नहीं, बल्कि ये जानना है कि इसे असल में हल कैसे किया जाता है। और हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे, कुछ पेचीदा हालात एज केसेस देखेंगे। और एक रेस कंडीशन का ड्राई रन भी करेंगे। हाँ, रेस कंडीशन यानी वो स्थिति जब दो काम एक ही चीज के लिए एक साथ होल्ड करते हैं और नतीजा गड़बड़ा जाता है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप चलाकर देखेंगे कि असली ब्लॉकर क्या है। चलिए इसमें और गहरा उतरते हैं। तो जब हम एक फ्लैश सेल सिस्टम के बारे में सोचते हैं, तो इसका एक हाई लेवल डिजाइन कैसा दिखता है? क्या ये बस एक बहुत बड़ा सुपर पावरफुल एसक्यूएल डेटाबेस है जो सब कुछ संभाल रहा है? नहीं नहीं, ये एक बहुत कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है। सिर्फ एक बड़े डेटाबेस से काम नहीं चलेगा। आज के जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं वो एक हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। हाइब्रिड मॉडल? हाँ, मतलब यूजर और ऑर्डर जैसा जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है, जहां हर ट्रांजैक्शन का पूरा होना जरूरी है, उसके लिए एसक्यूएल डेटाबेस जैसे मायएसक्यूएल वो परफेक्ट है। क्योंकि वो एसिड प्रॉपर्टीज की गारंटी देता है। बिल्कुल, या तो ट्रांजैक्शन पूरा होगा या कुछ भी नहीं। लेकिन प्रोडक्ट कैटलॉग या रिव्यूज जैसी चीजों के लिए नो एसक्यूएल बेहतर है। पर जो असली गेम चेंजर है वो इन्वेंट्री काउंट के लिए है। एक मिनट, मुझे यहाँ कुछ खटक रहा है। इन्वेंट्री? वो तो सबसे जरूरी चीज है। एक नंबर ही तो है, कितने आइटम बचे हैं। इसके लिए हमारा भरोसेमंद एसक्यूएल डेटाबेस क्यों नहीं? बेहतरीन सवाल, और यहीं पर सारी समस्या की जड़ है। पारंपरिक डेटाबेस यहाँ एक बहुत बड़ा बॉटलनेक बन जाता है। बॉटलनेक कैसे? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी दुकान पर सिर्फ एक ही बिलिंग काउंटर है और 100 लोग एक साथ बिल कराने पहुंच जाएं। कैशियर एक बार में एक ही का बिल बना सकता है, बाकी सब लाइन में खड़े रहेंगे। और सिस्टम धीमा हो जाएगा? धीमा ही नहीं, ठप पड़ जाएगा। जब हजारों लोग एक ही हॉट प्रोडक्ट के लिए डेटाबेस की एक ही पंक्ति रो को अपडेट करने की कोशिश करते हैं, तो डेटाबेस उसे लॉक कर देता है। अच्छा, उसे लॉक कंटेंशन कहते हैं। सही पकड़ा। और देखते ही देखते पूरा सिस्टम घुटने टेक देता है। ठीक है, तो बिलिंग काउंटर एक ही है, तो हम क्या करें? हम एक ऐसा कैशियर लाते हैं जो हवा की रफ्तार से काम करता है, और वो है रेडिस, एक इन मेमोरी की वैल्यू स्टोर। इन मेमोरी मतलब ये रैम में काम करता है, डिस्क पर नहीं? बिल्कुल, और इसी वजह से इसकी स्पीड अविश्वसनीय है। हम मिलीसेकंड नहीं, सब मिलीसेकंड लेटेंसी की बात कर रहे हैं। ये उस डेटाबेस बॉटलनेक को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। ठीक है, तो स्पीड से बॉटलनेक तो हट गया, पर रेडिस असल में उस भीड़ को मैनेज कैसे करता है? क्या ये सिर्फ तेज होने की बात है? तेजी इसका एक हिस्सा है, पर असली जादू एटॉमिक ऑपरेशंस में है। रेडिस का जो कोर डिजाइन है वो एक सिंगल थ्रेडेड इवेंट लूप पर आधारित है। एक मिनट, सिंगल थ्रेडेड? वो तो स्लो होना चाहिए ना? ज्यादा थ्रेड्स मतलब ज्यादा काम। हाँ, सुनने में उल्टा लगता है, पर इसका मतलब है कि रेडिस एक समय में केवल एक ही कमांड चलाता है, तो एक साथ कई रिक्वेस्ट आने पर भी कोई टकराव नहीं होता। सब एक लाइन में लग जाते हैं और वो लाइन बहुत तेजी से चलती है। ओके, ये बात समझ आई। लेकिन मान लीजिए मेरा एप्लीकेशन सर्वर पहले रेडिस से स्टॉक चेक करने के लिए गेट कमांड भेजता है। उसे जवाब मिलता है 1 आइटम बचा है। अब वो स्टॉक घटाने के लिए DECR कमांड भेजने वाला है। क्या उस छोटे से गैप में किसी और की रिक्वेस्ट नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। और आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ लिए, यही असली रेस्ट कंडीशन है। अच्छा, वो कुछ मिलीसेकंड का जो गैप है एप्लीकेशन के गेट करने और DECR करने के बीच, वहीं पर सारी गड़बड़ हो सकती है। 2 लोग एक ही आइटम को देख सकते हैं और दोनों सोचेंगे कि वो उसे खरीद सकते हैं। नतीजा ओवरसेलिंग। तो इसका समाधान क्या है? हम उस गैप को कैसे खत्म करें? इसका समाधान है लुआ स्क्रिप्टिंग। लुआ? हाँ, लुआ। ये एक बहुत ही लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और मजे की बात यह है कि रेडिस इसे सीधे अपने सर्वर पर ही चला सकता है।
हम चेक करो और फिर घटाओ का जो पूरा लॉजिक है उसे एक छोटी लुआ स्क्रिप्ट में लिखते हैं और रेडिस को भेज देते हैं। अरे वाह, तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा लॉजिक रेडिस के अंदर ही चल रहा है। एप्लीकेशन सर्वर को बार बार पूछने की जरूरत ही नहीं। एग्जैक्टली हम लॉजिक को डेटा के पास भेज रहे हैं बजाय डेटा को लॉजिक के पास लाने के। रेडिस उस पूरी स्क्रिप्ट को एक ही एटॉमिक ऑपरेशन के रूप में चलाता है। स्क्रिप्ट पहले स्टॉक चेक करती है और अगर स्टॉक है तो उसे घटा देती है। ये सब एक ही बार में बिना किसी रुकावट के। रेडिस गारंटी देता है कि जब एक लुआ स्क्रिप्ट चल रही हो तो कोई और कमांड बीच में नहीं आ सकता। और रेस कंडीशन की संभावना ही खत्म हो जाती है। खत्म। ये तस्वीर अब साफ हो रही है। चलिए इसे एक क्लासिक एज केस पर चलाकर देखते हैं। मान लीजिए स्टॉक में सिर्फ एक फोन बचा है और दो ग्राहक ए और बी एक ही मिलीसेकंड में उसे खरीदने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं कि बिना लुआ स्क्रिप्ट के क्या होता है, मतलब हमारा ब्लॉकर क्या है। बिल्कुल, चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहला सीन, बिना लुआ स्क्रिप्ट के ग्राहक ए का एप्लीकेशन सर्वर रेडिस से स्टॉक पढ़ता है, गेट फोन स्टॉक। जवाब आता है 1। ठीक है, ए को पता है कि एक फोन है। ठीक उसी समय नेटवर्क लेटेंसी की वजह से ग्राहक बी का एप्लीकेशन सर्वर भी स्टॉक पढ़ता है, गेट फोन स्टॉक। उसे भी जवाब मिलता है 1। ओह, अब बी को भी लगता है कि एक फोन है। यही गड़बड़ शुरू हो गई। हाँ, अब ग्राहक ए का सिस्टम सोचता है बढ़िया स्टॉक है और कमांड भेजता है DCR फोन स्टॉक। स्टॉक 0 हो जाता है और ए का ऑर्डर कंफर्म। ए खुश है, उसे फोन मिल गया। लेकिन ग्राहक बी का सिस्टम भी तो यही सोच रहा है कि स्टॉक उपलब्ध है। वो भी कमांड भेजता है DECR फोन स्टॉक। स्टॉक अब -1 हो जाता है और बी का ऑर्डर भी कंफर्म हो जाता है। 1 मिनट, स्टॉक -1 और 2 ऑर्डर कंफर्म हो गए। हाँ, नतीजा ओवरसेलिंग। एक आइटम 2 ऑर्डर। ये एक बिजनेस के लिए नाइटमेयर है। ग्राहकों का भरोसा टूटता है, लॉजिस्टिक्स में गड़बड़ी, सब कुछ। समझ गया। असली ब्लॉकर रीड मॉडिफाई राइट साइकिल का एटॉमिक ना होना था। ये 3 अलग अलग स्टेप्स थे जिनके बीच कोई भी घुस सकता था। अब देखते हैं कि लुआ स्क्रिप्ट इस ब्लॉकर को कैसे हटाती है। बिल्कुल। तो अब दूसरा सीन लुआ स्क्रिप्ट के साथ। ग्राहक ए और बी दोनों की रिक्वेस्ट लगभग एक ही समय पर रेडिस सर्वर पर पहुंचती हैं। और दोनों में एक ही लुआ स्क्रिप्ट है। हाँ, अब रेडिस अपने सिंगल थ्रेडेड नेचर की वजह से उन्हें एक एक करके प्रोसेस करेगा। यहाँ कोई रेस नहीं होगी, एक डिसिप्लिन्ड क्यू होगी। मान लीजिए ग्राहक ए की रिक्वेस्ट पहले प्रोसेस होती है। ठीक है। पूरी लुआ स्क्रिप्ट चलेगी। स्क्रिप्ट के अंदर का लॉजिक पूछेगा, क्या स्टॉक 1 इज इक्वल टू मांगी गई मात्रा 1 है? जवाब है हाँ। हाँ, तो स्क्रिप्ट स्टॉक को 0 कर देगी और ग्राहक ए के एप्लीकेशन को सफलता का संदेश भेजेगी। ये सब एक ही अटूट ऑपरेशन में हुआ। और अब ग्राहक बी की बारी। अब तुरंत 1 माइक्रोसेकंड बाद ग्राहक बी की रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी। उसकी लुआ स्क्रिप्ट चलेगी। वो पूछेगी, क्या स्टॉक 0 है मांगी गई मात्रा से? नहीं। स्क्रिप्ट तुरंत फेल हो जाएगी और ग्राहक बी के एप्लीकेशन को आउट ऑफ स्टॉक का एरर भेजेगी। शानदार। तो लुआ स्क्रिप्ट ने उन 3 स्टेप्स को एक ही अटूट ट्रांजैक्शन बना दिया। उसने उस छोटे से गैप को ही खत्म कर दिया जहां गड़बड़ी हो सकती थी। समस्या हल हो गई। लेकिन इंजीनियरिंग में अक्सर एक समस्या को सुलझाने से दूसरी पैदा हो जाती है। हमने लोगों को जरूरत से ज्यादा सामान बेचने से तो रोक लिया, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन लोगों को भी रोक रहे हैं जो वाकई खरीदना चाहते हैं। सूत्रों में अंडर सेलिंग का जिक्र है। हाँ, ये सिक्के का दूसरा पहलू है, अंडर सेलिंग। अगर कोई आइटम कार्ट में डालते ही हम स्टॉक कम कर दें तो बहुत सारा स्टॉक उन लोगों के लिए ब्लॉक हो जाएगा जो सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे हैं या पेमेंट करते करते जिनका मन बदल गया। बिल्कुल, इसे कहते हैं माल होते हुए भी ना बेच पाना। और इसका समाधान है इन्वेंट्री रिजर्वेशन सिस्टम। ये कैसे काम करता है? क्या ये कोई नया टूल है? नहीं, ये रेडिस के ही फीचर्स का एक स्मार्ट इस्तेमाल है। जब कोई यूजर चेकआउट शुरू करता है तो हम असली इन्वेंट्री को नहीं छूते। इसके बजाय हम रेडिस में एक सॉफ्ट होल्ड या कह सकते हैं एक अस्थायी रिजर्वेशन बनाते हैं। ये एक नई की होती है जैसे reservation.product-id यूजर आईडी और इसके साथ एक TTL सेट कर दिया जाता है। TTL टाइम टू लाइफ, मान लीजिए 15 मिनट। ये कॉन्सेप्ट तो कैशिंग में भी बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ बिल्कुल, वो ही। ये कहने जैसा है कि ये जानकारी सिर्फ 15 मिनट के लिए सच है
उसके बाद ही एक्सपायर हो जाएगी। तो अगर यूजर 15 मिनट में पेमेंट नहीं करता है तो वो रेडिस की की अपने आप गायब हो जाती है। ये रेडिस का बिल्ट इन फीचर है। इसके बाद एक बैकग्राउंड प्रोसेस, जिसे आमतौर पर क्रॉन जॉब कहते हैं, वो समय समय पर इन समाप्त हो चुके रिजर्वेशंस को साफ करता है और स्टॉक को वापस उपलब्ध पूल में डाल देता है। बिल्कुल। इससे ये पक्का होता है कि स्टॉक बेवजह फंसा न रहे और दूसरे जेन्युइन खरीदारों के लिए उपलब्ध हो जाए। ये सब बहुत स्मार्ट है। ये एक मीडियम से लेकर बड़े स्केल की कंपनी के लिए एक सॉलिड आर्किटेक्चर लगता है। लेकिन जब हम अलीबाबा, फ्लिपकार्ट या अमेज़न की बात करते हैं, जहां 11/11 या प्राइम डे सेल पर ट्रैफिक सुनामी की तरह आता है, क्या वे भी सिर्फ यही कर रहे हैं, बस बड़े स्केल पर, या फिर वहां खेल के नियम ही बदल जाते हैं? वहां खेल के नियम ही बदल जाते हैं। ये तकनीकें बेहतरीन फाउंडेशनल ब्लॉक्स हैं, लेकिन उस एक्सट्रीम स्केल पर कुछ और भी एडवांस्ड रणनीतियां अपनाई जाती हैं। जैसे कि पहली और सबसे फंडामेंटल है क्यूइंग सिस्टम। एक क्यू मतलब एक लाइन? हाँ, जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो तो हर रिक्वेस्ट को सीधे प्रोसेस करने की कोशिश करना वो एक तरह से आत्महत्या करने जैसा है। इसके बजाय यूजर्स को एक वर्चुअल लाइन या क्यू में डाल दिया जाता है, काफका या RabbitMQ जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके। तो ये सिस्टम के लिए एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। बिल्कुल सही। कल्पना कीजिए कि मॉल में एंट्री के लिए एक ही दरवाजा है और अचानक हजारों लोग आ जाएं, भगदड़ मच जाएगी। लेकिन अगर हम उन्हें एक लाइन में लगा दें और एक एक करके अंदर भेजें तो सब आराम से हो जाएगा। क्यूइंग सिस्टम यही वर्चुअल लाइन बनाता है। सिस्टम उस क्यू से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक स्थिर गति से ऑर्डर प्रोसेस करता है, जितनी उसकी क्षमता है। इससे सिस्टम क्रैश होने से बचता है और फेयरनेस भी रहती है। सही। ठीक है, ये ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए है। लेकिन इन्वेंट्री की उस हॉट की समस्या का क्या, जब लाखों लोग एक ही प्रोडक्ट के लिए एक ही रेडिस की को हिट कर रहे हों? उसके लिए दो मुख्य रणनीतियां हैं। पहली है डेटाबेस शॉर्डिंग। शॉर्डिंग मतलब डेटा को बांट देना। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में सारी किताबें एक ही शेल्फ पे रखने के बजाय आपने उन्हें अल्फाबेट के हिसाब से 26 अलग अलग शेल्फ में बांट दिया। अब अगर P अक्षर से शुरू होने वाली किताबों पर भीड़ है तो बाकी A से O तक की शेल्फ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह हम प्रोडक्ट्स को उनकी ID के आधार पर अलग अलग डेटाबेस या रेडिस सर्वर पर बांट देते हैं, ताकि एक हॉट प्रोडक्ट का लोड पूरे सिस्टम को धीमा ना कर दे। और दूसरी रणनीति एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। इसे अपेंड ओनली लॉग्स या इवेंट सोर्सिंग कहते हैं। यहाँ हम सिस्टम की मौजूदा हालत यानी स्टॉक की संख्या को बार बार बदलने की कोशिश ही छोड़ देते हैं। एक मिनट, हम स्टॉक काउंट को अपडेट ही नहीं करते तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि कितना स्टॉक बचा है? हम उसे हर बार कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट? हाँ, हम हर घटना मतलब इवेंट को एक लॉग फाइल में रिकॉर्ड करते हैं। एक ऑर्डर आया -1, एक पेमेंट फेल हुआ +1, एक आइटम वापस आया +1। स्टॉक कितना है ये बस इन सभी घटनाओं का जोड़ है। अच्छा, तो हम हर बार पूरी हिस्ट्री को जोड़कर करंट वैल्यू निकालते हैं। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक ही रिकॉर्ड को बार बार लिखने मतलब अपडेट करने की बजाय आप हमेशा एक नई एंट्री जोड़ रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं। अपेंड ऑपरेशंस अपडेट ऑपरेशंस की तुलना में बहुत तेज होते हैं और इनमें लॉक कंटेंशन लगभग खत्म हो जाती है। तो संक्षेप में, फ्लैश सेल को संभालना सिर्फ हार्डवेयर फेंकने के बारे में नहीं है। यह असल में रीडस, लुआ स्क्रिप्ट्स, क्यूइंग और शार्डिंग जैसे स्मार्ट टूल्स का उपयोग करके कंकरेंसी को चतुराई से मैनेज करने के बारे में है। बिल्कुल। द की टेक अवे इज डेटाबेस पर सीधी हिट को कम से कम करो। स्पीड और स्टेट मैनेजमेंट के लिए रेडिस जैसे इन मेमोरी समाधानों का लाभ उठाओ और MySQL जैसे डेटाबेस को सत्य का अंतिम स्रोत या सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड के रूप में बनाए रखो। एक स्पीड के लिए, दूसरा सेफ्टी के लिए। सही। रेडिस आपको स्पीड देता है और डेटाबेस ड्यूरेबिलिटी और कंसिस्टेंसी दोनों की अपनी जगह है। आज हमने इन्वेंट्री की सटीकता पर बहुत ध्यान केंद्रित किया, 100% सटीकता। लेकिन एक पल के लिए सोचें, क्या बिजनेस के लिए हमेशा 100% रियल टाइम सटीकता आवश्यक है? क्या कोई ऐसा मॉडल हो सकता है जहां थोड़ी बहुत ओवरसेलिंग को जानबूझकर होने दिया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि सिस्टम ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर स्वीकार कर सके और कोई भी संभावित बिक्री हाथ से ना जाए? और बाद में उन कुछ अनलकी ग्राहकों को मुआवजे जैसे रिफंड या डिस्काउंट से संभाल लिया जाता है। हाँ, इस ऑप्टिमिस्टिक फुलफिलमेंट मॉडल के बिजनेस के लिए क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं?